नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने एवीएम के जितने भी फार्मूला हैं, एवीएम के पूरे सिलेबस में जितने भी फार्मूला हैं उसको मैं कवर करूंगा। केवल कवर ही नहीं करूंगा, इसके साथ मैं आपको न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो 25 से 30 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है एवीएम में, तो उसको आप सॉल्व करने में दोस्तों आप बहुत ही इफेक्टिव महसूस करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे उसे। और दोस्तों, इसके अलावा आपको फार्मूला रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये बेस्ट वीडियो है। आप अगला 1 घंटा तक मेरी बातों को ध्यान से सुने, जो मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ मैं हर एक फॉर्मूला को बताऊंगा, उसे सुने। आप एग्जाम्पल को एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझें। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। सो दिस देख सकते हैं 71 पेज का पीडीएफ है। इसमें जितने भी फॉर्मूला है एवीएम के, सभी फॉर्मूला मैंने डाल रखे हैं। और दोस्तों, निश्चित रूप से 25 से 30 मार्क्स आपको ये फॉर्मूला पीडीएफ दे के जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग पहले फॉर्मूला के साथ। पहला फॉर्मूला है आपके सामने, क्लास लेंथ इज इक्वल टू क्लास विड्थ। वही होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। निकालने का तरीका होता है अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल। दूसरा बात, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो फॉर्मूला आपने याद रखा। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा करेक्ट क्लास बाउंड्री है एक्सक्लूसिव क्लास 5 to 9 का? ऑप्शन ए 4 to 9, 4.5 to 9.5, 5 to 10, 5.5 to 10.5। सही जवाब है इसका 4.5 to 9.5। देखिए, किसी भी इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में बदलने के लिए हमें 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी लोअर लिमिट यहाँ पे 5 हो गया, तो 5 से आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4.5 मिलेगा। और दोस्तों, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। अपर लिमिट यहाँ पे 9 है, 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5 मिलेगा। तो ये तरीका होता है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करने का। इज इट क्लियर? ओके, सो 4.5 to 9.5 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास। मैं फिर से रिकॉल करा दूं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बराबर क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास। ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा आप। अब दोस्तों, आप देखिए ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ पॉपुलेशन लिखा गया, एक तरफ सैंपल लिखा गया है। देखिए, पॉपुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम, सैंपल का मतलब होता है पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन के टर्म्स में कैपिटल एन साइज को डिनोट करता है, सैंपल के टर्म्स में स्मॉल एन साइज को डिनोट करेगा। मीन जो है म्यू से डिनोट होगा पॉपुलेशन के टर्म्स में, और सैंपल में मीन एक्स बार से डिनोट होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों केस में, चाहे पॉपुलेशन हो चाहे सैंपल हो, सिग्मा से ही डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को समझिए। देखिए, सबसे पहले कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपको निकालना है, इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है ना, वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो जब भी आपका पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन बराबर होगा। इसीलिए देखिए, मैंने यहाँ लिखा है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। दूसरा फॉर्मूला है कि जब भी हमारा पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको सिग्मा एक्स बार से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट एन। सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यानी कि आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को नोमीटर में लिख दीजिए, और जो आपका सैंपल का साइज है उसका अंडर रूट ले लीजिए, उसको डिनोमीटर में डाल दीजिए। तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक पॉपुलेशन है जिसका मीन है 10, उसमें से सैंपल 100 ऑब्जर्वेशन को ड्रॉ किया गया इस पॉपुलेशन से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा? ऑप्शन ए 9.5, बी 10, 10.5, वन ऑफ द। अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने अब क्या बताया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन का मीन दे रखा है 10, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो सैंपल होगा उसका जो मीन होगा वो भी कितना होगा? 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सवाल है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2, उसमें से सैंपल 100 ऑब्जर्वेशन को ड्रॉ किया इस पॉपुलेशन से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और आपको मैंने बताया था कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों में क्या रिलेशन है बताइए। देखिए, सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया है कि जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन। याद है कि नहीं याद है आपको? एन यहाँ पे 100 है, तो रूट एन करेंगे तो 10 मिलेगा।
मिलेगा और आपको सिग्मा सिग्मा दे रखा है 2, तो 2/10 आपको मिल जाएगा 0.2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से रिकॉल करा दूं कि इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। ये फॉर्मूला होता है, तो आपको 0.2 मिल जाएगा आपका। 0.2 विल बी हाउ मच, 0.2 विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक फॉर्मूले को देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको क्लियरली दिखे। जेड इज इक्वल टू 1/सिग्मा एक्स बार अंडर ब्रैकेट एक्स बार माइनस म्यू। अब ये जेड क्या होता है, जेड सो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा मैं आपको जेड के बारे में बता देता हूँ। तो जेड स्कोर एक नॉर्मलाइज स्कोर होता है सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। तो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एम अपॉन एस। अब यहाँ पे एक्स क्या है, एम क्या है, एस क्या है, वो मैं समझिए। जेड होता है हमारा जेड स्कोर, एक्स होता है हमारा रॉ वैल्यू यानी डेटा मेजरमेंट, एम होता है मीन और एस होता है स्टैंडर्ड एरर। ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको जेड का। अब जेड टेबल कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको जेड स्कोर 2 का निकालना है, तो ये जो हमारा जेड टेबल का चार्ट है वो देखिए। आप लेफ्ट हैंड कॉलम में स्क्रॉल डाउन कीजिए जब तक आपको 2 ना मिल जाए। देख रहे हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 मिल गया। अब तब राइट में स्क्रॉल कीजिए जब तक आपको कॉलम टाइटल 0.00 ना मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.9772, यानी कि जेड यदि जेड स्कोर 2 है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 97.72%। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में जेड टेबल दे दे और आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी निकालना, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। तो जेड वैल्यू देखने के लिए क्या करना है, जब आपके पास जेड स्कोर मिल जाएगा ना, तो आप जेड टेबल में देखेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर एरिया कितना है। ठीक है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं एरिया को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि आपके डेटा पॉइंट से लेफ्ट होगा, राइट होगा। ये सभी चीज़ आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। और फ्रेंड्स जिसको मैं अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके लिए मैंने अपने वीडियो लेसन में समझाया है ऑलरेडी इन सभी पॉइंट्स को, तो आपको मैंने जेड स्कोर का फॉर्मूला बता दिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जेड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार माइनस म्यू। ठीक है, एक्स बार क्या है हमारा, आपको पता होगा मीन होता है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट एन। सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखिएगा ये जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है ना, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए है। कंडीशन को समझिए, इनफाइनाइट पॉपुलेशन रहे, स्टैंडर्ड एरर निकालने को पूछे तो आप सिग्मा अपॉन रूट एन कर देंगे। सिग्मा होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, एन होता है सैंपल साइज। अब देखिए एक सवाल है, एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन किसी एडल्ट मेल का जो दे रखा है वो 2 इंच दे रखा है और आपने 16 एडल्ट मेल के सैंपल को कलेक्ट किया और सैंपल का जो मीन हाइट है वो है 5.8 इंच। ठीक है, तो आपको बताना है कि मीन का स्टैंडर्ड एरर कितना होगा। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 इंच, तो 2 इंच आपका नंबरेटर में आ जाएगा। एन क्या है आपका सैंपल साइज, तो 16 का √4 हो जाएगा, तो 2/4 कितना होता है 0.5, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा, इसका 0.5 आंसर हो, गलती से 2.25 लिखा गया, दिस इज रॉन्ग। अब देखिए ये तो हमारा इनफाइनाइट पॉपुलेशन का फॉर्मूला था ना, सिग्मा अपॉन रूट एन। अब सवाल ये है कि जब पॉपुलेशन हमारा फाइनाइट हो तो फिर क्या होगा, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। पॉपुलेशन जब आपका फाइनाइट होगा ना, तो सिग्मा अपॉन रूट एन तो रहेगा, इसमें आपको एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा जिसको कहते हैं फाइनाइट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो उसको क्या कहते हैं, अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1। कैपिटल एन क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल एन क्या है, साइज ऑफ द सैंपल। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपने कैप्सूल कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं। यदि आपको इस तरह के पीडीएफ चाहिए, जो मैं फॉर्मूला पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वन लाइनर पीडीएफ, कैप्सूल पीडीएफ, उसके अलावा दोस्तों आपको 100 से ज़्यादा क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं, उसके अलावा दोस्तों आपको 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आपको ये कैप्सूल कोर्स मैं दे रहा हूँ, ईवीएम का कैप्सूल कोर्स है। इसको इस पार्टिकुलर कोर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें आपको फॉर्मूला पीडीएफ, वन लाइनर पीडीएफ, 100+ एमसीक्यूज, 100+ क्विजेज, सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसको अवेल करने के लिए या तो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, यानी तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप का लिंक है, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये कोर्स अवेलेबल है, हमारे ऐप पे ये कोर्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 टेक्सटाइल कंपनी का सैंपल है, उसको हमने 20 टेक्सटाइल कंपनी के पॉपुलेशन से चूज किया, जिसमें से सभी लोग लेबर टर्नओवर को, एक्सेसिव लेबर टर्नओवर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एनुअल टर्नओवर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो है 75 एम्प्लॉय। आपसे स्टैंडर्ड एरर पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप तो ये देखिए कि पॉपुलेशन आपका फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो पॉपुलेशन जब फाइनाइट रहता है ना, तो सिग्मा अपॉन रूट एन अंडर ब्रैकेट अंडर रूट कैपिटल एन माइनस एन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैपिटल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा आपका 20, स्मॉल एन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और फॉर्मूले में पुट कीजिए सिग्मा अपॉन रूट एन, ये फॉर्मूला में पुट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 29.8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 29.80 एम्प्लॉय। दोस्तों ये इसी कहते हैं हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1। ये क्लियर हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से इतना फॉर्मूला याद रहेगा ना आपको, इतना फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मोर देन एनफ है। अब जरा हम लोग अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप और रॉ डेटा की बात करते हैं।
तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन होल डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे एक्स आई, x1, x2, x3, x4, xn क्या है, एन ऑब्जर्वेशन है एक्स का। एक सवाल कर लेते हैं, आपको दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स स्कोर किया गया मैथमेटिक्स में वो है 35, 30, 18, 15, 40, 30, 52x, 47x। तो आपसे अर्थमेटिक बिन 30 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू बताना है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, देखिए सिंपल सा चीज़ है, सभी को जोड़ दीजिए। तो 10 स्टूडेंट का मार्क्स 300 है, ठीक है, तो 9 स्टूडेंट का मार्क्स 277 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा 7। अब दोस्तों यदि हमारे पास ग्रुप डेटा हो, अभी मैंने आपको अनग्रुप डेटा के बारे में बताया था जिसका कोई ग्रुपिंग ना हो, यदि ग्रुप डेटा हो तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि हम ग्रुप डेटा के अर्थमेटिक मीन की बात करें तो देखिए हमारे पास जो वेरिएट है, मान लीजिए वो वैल्यू x1, x2, x3, x4, xn तक ले रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, f4, fn तक है। तो जो अर्थमेटिक मीन होगा इन सभी वैल्यू का वो दिया जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। यहाँ पे एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है क्लास इंटरवल का ग्रुप्ड कंटिन्यूस डेटा के लिए। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब दोस्तों जैसे आप एक सवाल देख लीजिए, एक सवाल कर लेते तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है, 20 to 30 में फ्रीक्वेंसी 5 है, 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी 12 है, 40 से 50 में फ्रीक्वेंसी 10 है। आपको इस डाटा दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि अर्थमेटिक मीन बता दीजिए। तो दोस्तों यही फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। कैसे यूज करेंगे एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस पर्टिकुलर स्लाइड का। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करना है, समेशन ऑफ मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मीन कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सी बात है कि इस 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या होता है, 25 होता है, तो 25 को 5 से गुना कर दीजिए। 30 और 40 का मिड पॉइंट क्या होगा, वही ना हमारा क्लास मार्क होगा। क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, वही तो होता है हमारा क्लास मार्क। तो 30 से 40 का क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 को 12 से गुना कर दीजिए, 45 को 10 से गुना कर दीजिए, 55 को 55 को 14 से गुना कर दीजिए और सभी को जोड़ दीजिए तो आपका नॉमिनेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में सभी का फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए। तो 5 + 12 + 10 + 14 + 5 + 8 + 4, समझे। तो इस प्रकार से आपको मीन मिल जाएगा 52.24। तो ये डेटा का जो मीन है वो है 52.24। दोस्तों यदि हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की बात करें, देखिए हमारे पास मान लीजिए 2 सैंपल है, पहला का साइज है n1, दूसरा का साइज है n2। n1 वाले का जो अर्थमेटिक मीन है वो x1 बार है, n2 वाले का जो अर्थमेटिक मीन है वो x2 बार है, ठीक है। तो जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन x बार होगा ना वो उसका फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। फॉर्मूला याद रहेगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्राइवेट हेल्थ क्लब है, उसमें 200 मेंबर हैं, 100 मैन है, 80 वुमेन है और 20 चिल्ड्रन है। एवरेज वेट दे रखा है मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का 60 kg, 50 kg एंड 35 kg। आपको कंबाइंड ग्रुप का एवरेज वेट बताना है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 60 × 100 प्लस 50 × 80 प्लस 20 × 35 होल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो समेशन ऑफ n × x वही है ना, 100 × 60 अब प्लस 80 × 50, इसको वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है हमारा 100 प्लस 80 प्लस 20 जो हमारा नंबर है, ठीक है। तो आपको वेटेड एवरेज मिल जाएगा 53.5 kg। तो देखिए सभी फॉर्मूले को, जितना भी फॉर्मूला है सभी को मैं यूज़ करना आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स आपके हमारे पास CIB का कैप्सूल कोर्स है, तो आपको मैंने AVM का कैप्सूल कोर्स के बारे में बताया। सेम कंटेंट हमारे CIB के सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। तो यदि आपको वन लाइनर PDF, फार्मूला PDF, हर एक सब्जेक्ट का मैं फॉर्मूला बना के रखा हूँ, AVM का, BFM का, AVFM का फार्मूला PDF चाहिए, वन लाइनर PDF चाहिए, कैप्सूल कोर्स का PDF चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको यदि 100 से ज़्यादा क्विजेज अटैम्प्ट करने हैं, उसके अलावा आपको 500 से ज़्यादा MCQs का PDF चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे कैप्सूल कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। मात्र 200 रुपीज़ में आपको एक कैप्सूल कोर्स मिल रहा है चारों सब्जेक्ट्स के लिए। डिटेल जानकारी के लिए या तो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे या हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप दोस्तों हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √x1 x2 x3 x1 × x2 × x3 × x4 डॉट xn, ठीक है। ये GM का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, या इसको भी ऐसे भी ले सकते हैं, x1 x2 x1 × x2 × x3 × x4 डॉट xn होल टू द पावर 1/n। तो यहाँ x1 x2 x3 x4 क्या है, n ऑब्जर्वेशन है x का। हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/xi, i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। x1 x2 x3 x4 सब क्या है, n ऑब्जर्वेशन है x का। तो ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। और यदि हमारे पास ग्रुप डेटा है या रॉ डेटा है, तो उसका फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई समेशन
समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई अपॉन एक्स आई। यहाँ पे x1 x2 x3 x4 क्या है, n ऑब्जर्वेशन है x का, फ्रीक्वेंसी क्या है f1 f2 f3 f4। दोस्तों देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक और चीज़ है, अर्थमेटिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होगा और हमेशा AM HM GM ये फॉर्मूला होता है, AH G, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। तो AM इंटू HM बराबर GM स्क्वायर, प्लीज़ रिमेंबर। दोस्तों यदि हम अब मीडियन की बात करें, अब मीडियन में दो तरह का मीडियन होता है, एक हो सकता है कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड नंबर है, तो यदि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है तो फॉर्मूला जो होता है मीडियन निकालने का वो होता है n+1/2। n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होता है वही हमारा मीडियन होगा, समझे। तो हमारे पास मान लीजिए 5 डेटा है, तो 5 n की जगह 5 पुट कर दीजिए, तो 5 + 1 6, 6/2 यानी तीसरा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, समझ में आया। अब यदि मान लीजिए कि हमारे पास एवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उस केस में जो n/2th ऑब्जर्वेशन होता है और n+1/2th ऑब्जर्वेशन होता है उसका यदि आप मीन निकाल लें तो वो आपका मीडियन के बराबर होगा, समझे बात को। तो n+1/2th को और n/2th को और n+1/2th ऑब्जर्वेशन को जोड़ के बाई 2 कर दीजिए तो आपको मीडियन मिल जाएगा यदि हमारे पास एवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो। अब दोस्तों ये तो था हमारा अनग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए वेरिएट है x, ये वैल्यू x1 x2 x3 x4 xn तक लेगा और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 fn तक होगा। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस अंडर ब्रैकेट L2 माइनस L1 मल्टीप्लाइड बाय n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय f। L1 क्या होता है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। अब देखिए पहले मीडियन क्लास को समझ लीजिए। मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना, देखिए एक तो हमें लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा एक एक चीज़ को। तो ये जो लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो जस्ट n/2 के वैल्यू को एक्सीड करे, वो मीडियन क्लास होता है। इसमें L1 होता है हमारा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, L2 होता है मीडियन क्लास का अपर लिमिट, फिर F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और CF होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास है जो पहले क्लास है उसका जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारा CF होता है, और F होता है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी और N होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों इसमें कैसे यूज करना है मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये डेटा आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का। 20 से 30 क्लास इंटरवल में 8 का फ्रीक्वेंसी है, 30 से 40 में 26 का है, 40 से 50 में 30 का है। तो आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। चलिए अब मैं स्टेप बाय समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्लास मार्क निकाल लीजिए। तो क्लास मार्क क्या होता है, प्रत्येक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। जैसे आप देखिए ये टेबल मैंने बना लिया क्लास मार्क के लिए, जैसे 20 से 30 का 25 हो जाएगा, 30 से 40 का 35 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी इसके सामने लिए। स्टेप बाय स्टेप समझिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा आपको। 40 से 50 का 45 हो जाएगा, 50 से 60 का 55 हो जाएगा, 60 से 70 का 65 हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि आप लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कीजिए। तो लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लास इंटरवल अप टू एंड इंक्लूडिंग द करंट क्लास इंटरवल। जैसे मान लीजिए आपको क्लास इंटरवल 30 से 40 का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 8 ले लेंगे। देखिए 30 से 40 से पहले का क्लास इंटरवल कौन सा है, 20 से 30 का, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 8, और 30 से 40 का कितना है, 26 है। तो 8 और 26 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो यही होता है हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास इंटरवल 30 to 40। समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से आप एक नया टेबल बना दीजिए ना, एक नया कॉलम बना दीजिए लेस देन CF का। जैसे 20 से 30 में 8 हो जाएगा, 30 से 40 में 8 + 26 यानी 34, 40 से 50 में 34 + 30 यानी 64, 50 से 60 में 64 + 20 यानी 84, 60 से 70 में 84 + 16 यानी कि 100। तो ये दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप क्या बताया आपको, क्लास मार्क निकालने का। दूसरा स्टेप क्या बताया आपको, लेस देन CF बताने का। दोस्तों बुक में इस तरह नहीं समझाया हुआ है जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। तो हमारे जितने भी वीडियोस है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ सभी चीज़ को, ताकि एक बैग आपको नहीं भारी लगे कि कैसे कर दिया है। तीसरा स्टेप क्या करना है, मीडियन क्लास पता करना है। अब मीडियन क्लास होता क्या है, तो मीडियन क्लास किसी भी वो क्लास इंटरवल होता है जिसके अंदर मीडियन होगा। मीडियन पता है ना, किसी भी डाटा सेट के मिडिल वैल्यू को मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट में कितने एवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है ना, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 2 मिडिल वैल्यू का एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिडिल वैल्यू जो डेटा सेट में है वो कौन कौन सा है, डेटा सेट को देखिए थोड़ा सा, तो 45 और 55 है। देखिए ना 45 और 55 दोनों मिडिल वैल्यू है, समझे। तो उसका एवरेज हो जाएगा 50। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल 40 to 50 हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। अब फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, जब फॉर्मूला है उसे यूज़ करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। L1 पता है ना, L1 होता है मीडियन क्लास जब पता चल जाएगा तो L1 उसका लोअर लिमिट हो गया, U उसका अपर लिमिट हो गया, N हो गया हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। चलिए अब दोस्तों एक सवाल है, आपको लिए मैं क्वेश्चन बैंक के बारे में बता दूं। सो इफ़ यू वांट क्वेश्चन बैंक
हमारे पास दोस्तों सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है और इसको मैं कोर्स के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। इसके अंदर पांचों इलेक्टिव सब्जेक्ट के जितने भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट है सभी के कंटेंट अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका HRM हो, रूरल बैंकिंग हो, इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट हो, सेंट्रल बैंकिंग हो या IT हो। एवरी इलेक्टिव पेपर कंटेंट इज अवेलेबल इन दिस पार्टिकुलर कोर्स। फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। अब ये था मीडियन का बात खत्म हो गया, मोड पे आते हैं। तो ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं, तो L1 + L2 - L1 अंडर ब्रैकेट F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 - F0 - F2। L1 क्या है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है, L2 क्या है, अपर लिमिट है मॉडल क्लास का, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम को रेंज कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, नोमिनेटर में लिख दीजिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम और डिनोमिनेटर में लिख दीजिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम। एक सवाल कर लेते हैं इस पे, आपसे एक पूछा जा रहा है कि आइटम दिया हुआ है 7 आइटम दिया हुआ है 18, 15, 20, 17, 22, 16। आपसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए कितना है। मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 22 है ना, और मिनिमम वैल्यू कितना है बता दीजिए। पहले रेंज निकाल लीजिए ना, तो रेंज मिनिमम वैल्यू कितना है देखिए 18, 15 आई थिंक इज द मिनिमम वैल्यू, तो 7 का रेंज हो गया और मैक्सिमम प्लस मिनिमम कितना हो जाएगा 22 + 15, समझे। उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिएगा तो आपको 0.19 मिलेगा। तो ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का है। तो क्वार्टाइल डेविएशन दोस्तों 2 क्वार्टाइल के रेंज का मिड पॉइंट होता है, यानी दोस्तों जो 2 क्वार्टाइल के बीच का रेंज होता है उसका मिड पॉइंट को हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। Q1 क्या होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 क्या होता है थर्ड क्वार्टाइल। कोएफिशिएंट ऑफ QD कैसे निकालते हैं, Q3 - Q1/Q3 + Q1, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला याद होगा ना आपको, Q3 - Q1/2। Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 है थर्ड क्वार्टाइल, और कोएफिशिएंट ऑफ QD निकालने के लिए Q3 - Q1/Q3 + Q1 होता है। दोस्तों यदि हम अनग्रुप डेटा के मीन डेविएशन की बात करें तो अनग्रुप डेटा की मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi - x बार होल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करें तो जो हम MD निकालते हैं यानी मीन डेविएशन निकालते हैं उसको नोमिनेटर में डाल दीजिए और मीन को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मिल जाएगा। मैं फिर से बता दूं, मीन डेविएशन निकालने के लिए समेशन ऑफ xi - x बार होल डिवाइडेड बाय n आता है मीन डेविएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन डेविएशन अपॉन मीन करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मिल जाएगा। एक सवाल करते हैं, आपके पास डेटा दे रखा है, मीन डेविएशन दे रखा है 20.75, ठीक है, और डेटा दे रखा है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने बोला है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए जो मीन डेविएशन है उसको मीन से डिवाइड करेंगे, तो मीन डेविएशन 20.75 है, मीन निकालना आपको आता है, ठीक है। तो मीन निकालेंगे तो आपको 50 मिलेगा, सबको जोड़ के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यानी 20.75 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 0.415 आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यदि हम, ये तो हमारा अनग्रुप डेटा का मीन डेविएशन, यदि ग्रुप डेटा हो उसका मीन डेविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यदि हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो उसका मीन डेविएशन निकालना है तो उसमें बस समेशन डाल देते हैं, फॉर्मूला वही है, कुछ अंतर नहीं है। देखिए ना, समेशन ऑफ एक्स ये यहाँ बस f लगा देंगे, समझे ना, f यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समेशन ऑफ fi xi - x बार i = 1 to i = n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi i = 1 to i = n, ये हमारा MD हो गया। और कोएफिशिएंट ऑफ MD का वही फॉर्मूला होता है MD अपॉन मीन, समझे। तो कोएफिशिएंट ऑफ MD मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, क्लास इंटरवल 20 से 30 में 8 फ्रीक्वेंसी है, 30 से 40 में 26 फ्रीक्वेंसी है, 40 से 50 में 30 की फ्रीक्वेंसी है, 50 से 60 में 20 का फ्रीक्वेंसी है। आपसे पूछा मीन डेविएशन निकालो, तो मीन डेविएशन कैसे निकलेगा बताइए। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप देखिए मीन डेविएशन यहाँ पे आपका मीन डेविएशन निकालने से पहले मिड पॉइंट निकाल लीजिए, क्लास इंटरवल यानी क्लास मार्क निकाल लीजिए। क्लास मार्क निकालने के बाद जो प्रत्येक फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर प्रत्येक फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क एंड ऑवरऑल मीन, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x - x बार होल डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना और वेरिएंस, इसके बारे में समझिए। तो दोस्तों देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि कितना फार है हम नॉर्मल से। तो दोस्तों जैसे आप सबसे पहले स्टैंडर्ड वेरिएंस, तो और एक और चीज़ होता है कि वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस पहले समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस क्या होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन। तो वर्कआउट क्या, सबसे पहले मीन निकाल लीजिए, उसके बाद प्रत्येक नंबर के लिए मीन को मीन से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, प्रत्येक नंबर को मीन से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और रिजल्ट को स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर लीजिए, उन सभी स्क्वायर डिफरेंस का एवरेज निकाल लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये आपको डाटा दिया हुआ है, आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले आपने मीन निकाल लिया, सबका मीन निकाला तो आपको मिल गया 100। उसके बाद आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है कि डिफरेंस ले लेना है मीन से, तो 75 - 100 और फिर उसका स्क्वायर कर लेना है और रिजल्ट को एवरेज कर देना है।
समझे। तो 75 माइनस 100 करेंगे, 83 माइनस 100 करेंगे, 96 माइनस 100 करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको और सबका स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये मिल जाएगा 1996। और उसको क्या करेंगे, नंबर कितना है उसे डिवाइड कर लेंगे, यानी 6 नंबर है, 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा 332.66। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का रूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 18.2, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, सभी का पहले वही काम करना है, मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद सभी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है मीन से, उसको फिर स्क्वायर कर देना है और फिर जोड़ देना है, और जितना नंबर था उसे डिवाइड कर देना है, तो वेरिएंस मिल जाएगा, और वेरिएंस का अंडर रूट कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो स्टेप वाइज फॉलो करेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, समझे। वही चीज़ यहाँ समझाया जा रहा है। तो अब देखिए हमारे पास यदि अनग्रुप डेटा है तो वही चीज़ मैंने आपको जो बताया, सबसे पहले आपने मीन निकाला, मीन से सबको सब्ट्रैक्ट किया, स्क्वायर निकाला, सभी को जोड़ा, ठीक है, उसको फिर n से डिवाइड किया, तो वेरिएंस मिल गया, वेरिएंस का अंडर रूट किया तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। तो उसका एक शॉर्ट फॉर्मुला भी है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जैसे निकालिए। फ्रेंड्स वी हैव सीआईबी क्रैश कोर्स फॉर यू। तो क्रैश कोर्स के अंदर आपको फास्ट ट्रैक लर्निंग होता है, कंसाइज वीडियोज, यूनिट वाइज एमसीक्यूज, कंसाइज नोट्स, एवरीथिंग यू गेट। दोस्तों यदि हमारे पास ग्रुप डेटा रहेगा तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करते हैं ना, अभी तक आप यही देखते आ रहे हैं। मीन निकालना हो, चाहे मीडियन निकालना हो, चाहे मोड निकालना हो, फ्रीक्वेंसी से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ। सब कुछ तो वही है, बस यहाँ पे सम एफ आ जाता है, ये यानी फ्रीक्वेंसी आ जाता है जब भी हम लोग ग्रुप डेटा का निकालते हैं। तो एन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो आप जो यहाँ से सिग्मा निकालेंगे ना, उसको एक्स बार से डिवाइड कर दीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक सवाल देख लेते हैं, आपसे कुछ आइटम का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2, 3, 7, 8, 10, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए क्या करना है कि आपको मीन दे रखा है 30/5, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि इस डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्सन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट के बेसिस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं कि मीन से जो स्क्वायर डिफरेंस होता है उसको जोड़ के ये प्रकार से। तो देखिए स्टेप समझिए, पहले मिड पॉइंट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए प्रत्येक फ्रीक्वेंसी को उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क से, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है, यानी कि बीटा वन का फॉर्मूला होता है μ3 अपॉन μ2 का स्क्वायर। अब ये μ3 क्या होता है, μ3 होता है, नाम से 3 क्यों लिखा है, 3 लिखने का कारण ये है कि ये हमारा थर्ड सेंट्रल मोमेंट है। थर्ड सेंट्रल मोमेंट का मतलब समेशन ऑफ एफ टाइम एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन एन। और μ2 क्या होता है, सेकंड सेंट्रल मोमेंट होता है, यानी समेशन मतलब सेकंड करने का मतलब कि स्क्वायर से पावर 2 हो जाएगा, और थर्ड करने का मतलब कि पावर 3 हो जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, समेशन ऑफ एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। और स्क्यूनेस का जो डायरेक्शन है वो बीटा वन का साइन बताता है, ठीक है। और बीटा वन का जो साइन होता है वो μ3 का साइन होता है, क्योंकि μ2 का स्क्वायर आप क्यूब कर रहे हैं ना। तो दोस्तों बीटा वन यदि 0 है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, बीटा वन ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव स्क्यू रहेगा, बीटा वन नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्यू रहेगा। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, μ3 अपॉन μ2 का होल क्यूब, ठीक है। μ2 का होल क्यूब μ3 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे छूट गया है। और मेजर, ये तो है मेजर ऑफ क्या है, मेरा मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। और कुर्टोसिस का मेजर होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। एक चीज़ नोटिस कीजिए कि डिनोमीटर में हमेशा μ2 रहेगा, यहाँ पे देखिए μ2 का क्यूब है और यहाँ पे देखिए μ2 का स्क्वायर है। यहाँ पे नोमीटर में μ3 है, यहाँ पे नोमीटर में μ4 है। अब देखिए ये डायग्राम लैप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे पूछेंगे μ4 क्या होता है, तो μ4 होता है फोर्थ मोमेंट। तो समेशन ऑफ एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। μ2 का सेकंड मोमेंट है, तो बीटा 2 ये देखिए मेसोकर्टिक लैप्टोकर्टिक डिसाइड होता है बीटा 2 के बेसिस पे। बीटा 2 0 हो तो मेसोकर्टिक, बीटा 2 ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा लैप्टोकर्टिक, बीटा 2 लेस देन 0 हो तो प्लेटोकर्टिक, ठीक है। एक सवाल है, सवाल कर लेते हैं, किसी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्लास इंटरवल लिखा है 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10, 10 से 20 तक फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20, 20 से 30 तक फ्रीक्वेंसी दे रखा है 40, 30 से 40 तक फ्रीक्वेंसी 20 दे रखा है। तो आपको कुर्टोसिस निकालना है, स्क्यूनेस निकालना है। देखिए कि स्टेप करते हैं। स्क्यूनेस निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मीन निकाल लीजिए। क्या कैसे मीन निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ टाइम्स एक्स अपॉन एन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। जैसे 0 से 10 का क्लास मार्क हो जाएगा 5, 5 को 10 से करेंगे, 15 को 20 से करेंगे, 25 को 40 से करेंगे, 35 को 20 से करेंगे, 45 को 10 से करेंगे, और सबको जोड़ देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें म्यू मिल जाएगा, यानी मीन मिल जाएगा। अब स्क्वायर डेविएशन निकाल लेंगे सबका प्रत्येक क्लास इंटरवल का, ठीक है। तो हमारा जो 5 माइनस 25 का वही ना होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समझिए ना। तो मीन निकल गया हमें 25, तो सभी का जो है 5 से 25 का स्क्वायर कर लीजिए, सबको जोड़ दीजिए। और फिर स्क्यूनेस कोएफिशिएंट यानी बीटा वन निकालने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, याद है कि नहीं आपको? हाँ, तो बीटा वन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ टाइम्स एक्स माइनस म्यू का होल क्यूब अपॉन एन टाइम्स म्यू का होल क्यूब,
जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो बीटा वन जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहेगा तो बीटा वन जीरो होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। बीटा वन का फॉर्मूला होता है μ3 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा वन जीरो मिल गया हमें। उसी तरह दोस्तों कुर्टोसिस यानी बीटा टू निकालना है तो बीटा टू के लिए क्या पावर कर देंगे, μ4 का स्क्वायर होता है, ये होता है ना μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 0.025 मिलेगा, आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, यू विल गेट दिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोरिलेशन की बात करते हैं। कोरिलेशन में दोस्तों यदि मान लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोवेरिएंस निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। कोवेरिएंस एक्स वाई को कहते हैं एक्स और वाई वेरिएबल के बीच का कोवेरिएंस। n क्या होता है, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको n कहते हैं दोस्तों। एक्स बार होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वाई बार होता है समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, सिग्मा एक्स बार होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा वाई बार होता है समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे ना तो आपको ये आ जाएगा n टाइम समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अंडर ब्रैकेट n टाइम समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स समेशन एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह वाई के साथ करना है आपको। ठीक है, तो आपको देखिए एक सवाल पूछ लिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया गया है, आपको बताया कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स क्या एक्सपोर्ट वैल्यू है, वाई क्या इंपोर्ट वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ना एक्सपोर्ट का, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे इंपोर्ट का, फिर एस एक्स वाई निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए टेबल से भी बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। आप देखिए एक रिग्रेशन में जो होता है ना ए और बी जो कोएफिशिएंट होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लाइन में, तो उसमें b होता है कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये b का फॉर्मूला याद रखिएगा। उसी तरह इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और ये एक होता है वाई बार माइनस बी टाइम्स एक्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए एक टर्म होता है स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए, वाई बार मान लीजिए कि वाई के वेरिएबल का एस्टिमेटेड वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो ऐसे निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का होल का अंडर रूट ले लेंगे। और n क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ इस वेरिएबल। तो यदि आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए टाइम्स वाई समेशन ऑफ वाई माइनस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन n माइनस 2। ये भी फॉर्मूला उसी चीज़ का है। अब दोस्तों n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। NCR होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, टेकिंग आर एट ए टाइम, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइटम टेकिंग आर एट ए टाइम। तो फॉर्मूला होता है सम फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है NCR का। यदि मान लीजिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो वहाँ पे ये समेशन ए और बी के बीच में जो ये होता है हमारा वो फाई होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है। ए और बी कम्प्लीमेंट्री इवेंट है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट होने के लिए ए यूनियन बी सैम्पल के बराबर होगा और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई होगा, नल सेट होगा। प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन ए एन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन टोटल सैम्पल। ठीक है, ये होता है। और प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा और 0-1 भी हो सकता है। ठीक है, आप देखिए कुछ फॉर्मूला है, एडिशन फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए और बी सेट जो है ए और बी का इंटरसेक्शन नल सेट आता है, ठीक है, और वो हमारा सबसेट है, वो सबसेट होगा पी ए इंटरसेक्शन बी का, तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। यानी दोस्तों ए और बी यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना तो पी इंटरसेक्शन भी पी ए प्लस पी बी हो जाता है। यदि 3 म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का पी ए प्लस पी सी माइनस पी ए यूनियन पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोस्तों फिर यदि मान लीजिए ए और बी कोई 2 इवेंट है तो पी ए इज इक्वल टू पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है, मान लीजिए ए और बी 2 इवेंट है किसी सैम्पल स्पेस एस का जो कि एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो साइमल्टेनियस होने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी गिवन ए एज ऑकर्ड। और या इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप पी वी मल्टीप्लाइड बाई पी ए गिवन दैट बी एज ऑकर्ड। इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें तो 2 इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, यदि एक दूसरे का ऑकरेंस जो है दूसरे के ऑकरेंस को अफेक्ट नहीं करता है। और इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। यदि ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए का तो पी ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए होता है। पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री होता है पी बी माइनस पी बी ए इंटरसेक्शन ए।
यदि ए मान लीजिए बी का सबसेट है तो पी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जैसे एक बैग में दो वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल को आपने ड्रॉ किया 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड बॉल ड्रॉ किया गया वो वाइट है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा तरीका, A1 मान लीजिए कि इवेंट है कि पहला बॉल ड्रॉन वाइट है, A2 मान लीजिए इवेंट है कि पहला बॉल ड्रॉन जो है वो ब्लैक है, तो बी इवेंट मान लीजिए कि सेकंड बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया ना कि आप निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज वाइट गिवन दैट फर्स्ट बॉल वाज वाइट, इसको मान लीजिए पी बी गिवन दैट A1 हैज ऑकर्ड, और दूसरा फॉर्मूला बताया कि पी बी गिवन दैट A2 हैज ऑकर्ड। दोनों को निकाल लीजिए और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, तो जो fx है वो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कैपिटल X वेरिएट का। तो इसमें कंडीशन क्या है कि fx का वैल्यू 0 से बराबर होगा, यदि सम ही fx को जोड़िएगा तो 1 के बराबर होगा, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू fx। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि x एक रैंडम वेरिएबल है, इसका PMF है या PDF fx है, तो उस केस में जो कैपिटल fx होगा उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, बराबर भी हो सकता है। f माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर होगा, f प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 के बराबर होगा, fx एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और राइट से कंटिन्यूस होगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x इंटू fx। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला याद रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x इंटू fx। fx क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है x का। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो हमारा एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू fx होता है, जहाँ पे fx क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है x का। वेरिएंस निकालने के लिए ये देखिए सवाल पूछा गया था पिछले बार, वेरिएंस निकालने के लिए e टाइम्स x का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रैंडम वेरिएबल का है वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएशन होता है। ये सवाल पूछा गया था पिछले बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी, और वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस वेरिएंस x। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी, वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों n हमारे पास रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल होंगे, p उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वो होगा fx इज इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर x इंटू 1 माइनस पी होल टू द पावर n माइनस x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और यहाँ पे p प्लस क्यू क्या है, 1 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला को एन सी एक्स इंटू पी टू द पावर x इंटू क्यू टू द पावर n माइनस x। p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है बर्नौली ट्रायल में, और n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल होता है। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन जो होता है वो एनपी के बराबर होता है, वेरिएंस जो होता है वो एनपीक्यू के बराबर होता है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर अपॉन एनपीक्यू, मेजर ऑफ कुर्टोसिस होता है 3 प्लस 1 माइनस 6pq अपॉन एनपीक्यू। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक यदि होगा तो p और q बराबर होगा 0.5 के बराबर होगा। मोड होता है n प्लस 1 टाइम्स p, यदि m इंटीजर नहीं है तो मोड एक इंटीग्रल पार्ट होगा जो कि m माइनस 2 और m के बीच में लाई करेगा। m यदि एक इंटीजर है तो 2 मोड होगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक रैंडम वेरिएबल x जो कि वैल्यू 0, 1, 2 सब लेता है उसे पॉइजन रैंडम वेरिएबल कहा जाता है पैरामीटर लैम्डा के साथ। इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला होता है e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। सो फ्रेंड्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x 0, 1, 2 कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसका मीन होता है लैम्डा के बराबर, वेरिएंस भी होता है लैम्डा के बराबर, स्क्यूनेस का मेजर बीटा 1 होता है 1 अपॉन लैम्डा और बीटा 2 होता है 3 प्लस 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यदि लैम्डा इंटीजर मोड नहीं है, लैम्डा इंटीजर नहीं है तो मोड एक इंटीग्रल पार्ट होगा जो कि लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा के बीच में लाई करेगा, और यदि लैम्डा इंटीजर है तो 2 मोड होगा, इसीलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को बाई मॉडल कहते हैं, और जो 2 मोड होगा वो होगा लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा। दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे यदि म्यू 0 हो और सिग्मा स्क्वायर 1 हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं, और जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। दोस्तों म्यू यदि 0 हो, सिग्मा स्क्वायर 1 हो तो नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। ग्राफ जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो वेल शेप होता है, सिमेट्रिक होता है। जो नॉर्मल कर्व के अंदर टोटल एरिया होता है वो 1 होता है। एक होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन होता है 0.6745 टाइम्स सिग्मा, मीन डेविएशन होता है 0.7979 टाइम्स सिग्मा,
और मीन और मीडियन और मोड म्यू के बराबर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेक्टेड लॉस का फॉर्मूला होता है PD इंटू AD इंटू 1 माइनस LGD। जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो VAR होता है वैल्यू रिटर्न, तो ये होता है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस 1.65 टाइम्स सिग्मा इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। और जो हमारा वैल्यू एट रिस्क जो 99% कॉन्फिडेंस इंटर लेवल पे होता है वो होता है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस 2.33 टाइम्स सिग्मा इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा मीन होता है वो n टाइम्स P होता है। P होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, n होता है नंबर ऑफ ट्रायल, और जो हमारा सिग्मा होता है वो होता है n टाइम्स P टाइम्स Q का अंडर रूट। ठीक है, क्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को 1 माइनस P से भी नोट कर सकते हैं। और यदि हम बात करें ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन की, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्टैंडर्ड एरर होता है P इंटू Q अपॉन n का अंडर रूट। PBT रेशियो क्या होता है PBT रेशियो होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। PAT रेशियो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे बिफोर नहीं होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। EBI TDA मार्जिन रेशियो क्या होता है, सबसे पहले EBI TDA को नोमीटर में डाल दीजिए, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टैक्स प्लस एमोटाइजेशन को नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है EBI DTA अपॉन टोटल ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस साइड इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन नेटवर्थ, या इसको हम लोग टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन नेटवर्थ से भी डिनोट कर सकते हैं। नेट DSCR होता है हमारा कैश एक्रूवल के बराबर, इसका मतलब नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ETL। दोस्तों वैंक्यूज रेशियो क्या होता है, ये पूछा गया था पिछले बार, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन EBI DTA। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, EBI TDA अपॉन इंटरेस्ट ऑन ऑल बोरोइंग। फिक्स एसेट कवरेज रेशियो क्या होता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को हमने अपने वीडियोस में क्लैरिटी के साथ समझाया है, जो कि अभी हम लोग केवल फॉर्मुला देख रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द फॉर्मुला। फिक्स एसेट कवरेज रेशियो का फॉर्मुला होता है रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट अंडर चार्ज अपॉन आउटस्टैंडिंग इन TL। दोस्तों यदि सिक्योरिटी मार्जिन कवरेज की बात करें तो रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ FA माइनस टर्म लोन आउटस्टैंडिंग अपॉन रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। FA मतलब होता है फिक्स एसेट। RM होल्डिंग रेशियो क्या होता है, रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम इन द पीरियड इंटू 365। RM मतलब रॉ मटेरियल, SIP मतलब स्टॉक इन प्रोसेस। SIP होल्डिंग रेशियो क्या होता है, स्टॉक इन प्रोसेस एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द पीरियड इंटू 365। FG यानी फिनिश गुड्स होल्डिंग रेशियो क्या होता है, फिनिश गुड्स एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द पीरियड इंटू 365। रिसीवेबल होल्डिंग रेशियो क्या होता है, एवरेज लेवल ऑफ सन्ड्री डेटर डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल ऑफ द पीरियड इंटू 365। पेबल होल्डिंग रेशियो क्या होता है कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के जो एवरेज लेवल है उसको नोमीटर में लिख दीजिए, परचेज ड्यूरिंग दैट पीरियड इंटू 365। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, नेट सेल अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग द सेम पीरियड। जो हमारा MPVF का फर्स्ट मेथड होता है उसमें कहा जाता है कि इंटरप्राइज को लाना है NWC यानी नेट वर्किंग कैपिटल कम से कम वर्किंग कैपिटल गैप का 25%। और वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस। सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग में कहा जाता है कि इंटरप्राइज को NWC लाना है कम से कम टोटल करंट एसेट का 25%। थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग में कहा जाता है कि इंटरप्राइज को जो नेट वर्किंग कैपिटल लाना है वो 100% ऑफ वो करंट एसेट होगा जिसको हम लोग कोर एसेट मानते हैं, और कम से कम रिमेनिंग करंट एसेट का 25%। तो कोर एसेट का 100% और रिमेनिंग करंट एसेट का 25%। जो हमारा प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड है या नायक कमेटी मेथड है उसमें कहा जाता है कि इंटरप्राइज को 25% चाहिए अपने एनुअल टर्नओवर का ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के रूप में, जिसमें से 20% बैंक लाएगी और 5% मार्जिन के द्वारा होगा। जो MSE को लोन दिया जाता है उसमें बैंक को एडवाइस किया गया है कि वो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट MSE को जो ग्रांट करती है वो मिनिमम 20% ऑफ द एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर के बेसिस में हो, जहाँ पे इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट जो है 5 करोड़ तक का हो। LC लिमिट का अप्रेजल में याद रखिएगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है एवरेज अमाउंट ऑफ ईच LC। तो एवरेज अमाउंट ऑफ ईच LC डिपेंड करता है कि आपके गुड्स का मंथली कंजम्पशन क्या है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग EOQ से नोट करते हैं। EOQ बेसिकली एस्टिमेट किया जाता है सप्लाई का सोर्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या है, डिस्काउंट क्या है। इंपोर्ट के केस में EOQ ज़्यादा होता है। अब जैसे देखिए इसमें पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ओपनिंग बता दीजिए, तो EOQ जब आपको पता चल जाएगा ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो कि आप ऑर्डर करते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे आप निकाल लेंगे तो जितना LC आपको ओपन करना है उसको निकालने के लिए क्या करना है कि आप देख लीजिए कि सालाना आपका कितना खपत हो रहा है, और सालाना जितना खपत हो रहा है उसको आप EOQ से डिवाइड कर दीजिए। EOQ का मतलब ये होता है कि एक बार आप कितना ऑर्डर करेंगे, तो सालाना जो खपत होता है उससे आप EOQ से डिवाइड कर लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि साल में कितना बार आपको LC मंगाना है। तो नंबर ऑफ LC का फॉर्मूला समझ में आ गया। नंबर ऑफ LC का फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। और फ्रीक्वेंसी ऑफ LC क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ LC निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ LC टू बी ओपन, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा।
तो कितना एलसी आउटस्टैंडिंग होगा एक पार्टिकुलर टाइम में, इसका मतलब ये होता है कितना समय लगेगा एक एलसी को रहने में, तो वो डिपेंड करता है लीड टाइम पे। लीड टाइम क्या होता है कि एलसी का डेट ओपनिंग से लेकर गुड्स के शिपमेंट तक कितना टाइम लगा, इसे कहते हैं लीड टाइम। लीड टाइम मतलब समझिए एलसी जिस दिन ओपन हुआ, ठीक है, और गुड्स जब तक शिप हुआ, इसके बीच का टाइम को लीड टाइम कहते हैं। तो कितना टाइम लगेगा एक एलसी को रहने के लिए, उसमें लीड टाइम ले लीजिए, ट्रांजिट टाइम ले लीजिए और यूजांस ले लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एंड द यूजांस अवेलेबल टू परचेज। यदि मान लीजिए कि एलसी का जो ओपनिंग फ्रीक्वेंसी है वो इससे भी कम है, जो आपका कितना आउटस्टैंडिंग रहता है एक पार्टिकुलर टाइम पे, उससे मान लीजिए कि कम है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ओपनिंग, तो बैंक के पास एक से ज़्यादा एलसी आउटस्टैंडिंग होगा किसी भी समय पे। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट का लास्ट फॉर्मूला देख लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट को नोमीटर में डाल दीजिए और कंट्रीब्यूशन यूनिट को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। यानी कि दोस्तों कितना यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे ताकि फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर सके पूरा में, जब आपका सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए। यदि मान लीजिए कि हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट डेटा नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट का डेटा नहीं है और हमारे पास केवल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है, तो वेरिएबल कॉस्ट ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल्स वॉल्यूम को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स रिवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनटू टोटल सेल्स रिवेन्यू एट दिस कैपेसिटी, ठीक है। तो इससे हमको ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम मिल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको। दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट का, पहला बताया फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन यूनिट्स और दूसरा बताया आपको फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल सेल्स रिवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंटू टोटल सेल्स रेवेन्यू एट दैट लेवल ऑफ कैपेसिटी। आईआरआर का फॉर्मूला होता है फ्यूचर कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन 1+ डिस्काउंट रेट होल टू द पावर टाइम पीरियड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एमसीक्यू सेशन। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा। यदि आप बाकी सब्जेक्ट्स के यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का मैं फॉर्मूला PDF लाऊँ आपके सामने प्रस्तुत करूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और भी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी CIB के एस्पिरेंट इसका लाभ उठा सकें। आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो हमारे EVM का जो कैप्सूल कोर्स है उसमें ज्वाइन हो जाइए। मात्र 75 रुपीज़ में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। धन्यवाद।